बच्चों, हम आज वही भूगोल का दूसरा चैप्टर जो पढ़े थे उसका अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी प्राणी या वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद हमने यह भी पढ़ा कि वन की क्या उपयोगिता है, वन की क्या उपयोगिता है, वन का क्या महत्व है, या वन से कौन कौन से लाभ होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आज आगे पढ़ेंगे कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है ये बोर्ड की परीक्षा में कि भारत में जो जैव विविधता है वह किन कारणों से कम हो रही, उनके कम होने के कौन कौन से कारण हैं, या उनको कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या भारत में जैव विविधता कम होने के कारण बताइए। यानी कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। तो अब हम लिखेंगे कि भारत में जैव विविधता कम होने के निम्नलिखित कारण हैं, निम्नलिखित कारक हैं। आंसर में लिखेंगे, वह थोड़ा सा दिमाग अपना तेज करके प्रश्न के अनुसार आंसर देंगे। आंसर दोनों का एक ही है। जैसे यहां हम बता रहे हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं, ठीक है ना। यानी भारत में जैव विविधता क्यों कम हो रही है, तो पहला है वन जीवों के आवास का विनाश। यानी वन में जो रहने वाले जीव हैं, हम क्या करते हैं, उनके आवास को नष्ट कर देते हैं। तो जब नष्ट कर देंगे तो वो कहां रहेंगे, वहां से भाग जाएंगे या मर जाएंगे, कुछ तो होगा। जैसे हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हमारा आवास वही है, घर है, गांव में घर है, और किसी कारणवश उस हमारे आवास को नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो क्या होगा, हमें गांव छोड़ करके भागना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। या प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आ जाता है, हम अपने आवास में हैं और दब जाते हैं, तो हम तो लुप्त हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक यही परिस्थितियां वन जीवों के बारे में। तो क्या होता है, जब उनके आवास नष्ट हो जाते हैं तो या तो वो लुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर जाते हैं, ठीक है। तो पहला है वन जीवों के आवास का विनाश, यानी उनका आवास नष्ट हो जाता है तो वो भी क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, या दूसरी जगह चले जाते हैं, या लुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है जंगली जानवरों को मारना व शिकार करना। हम अपने आनंद के लिए, यह भी एक कारक है। क्या वन जीव क्यों कम हो रहे हैं, वनस्पतियां क्यों कम हो रही हैं, ठीक है ना। दुर्लभ जाति के पौधे जो है वह कम क्यों हो रहे हैं, तो कम होने के कारण यही है, कारक यही है कि हम क्या करते हैं, अपने आनंद के लिए जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो शिकार करते हैं तो उनकी संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे एक उदाहरण में वनस्पति में देखते हैं, कत्थे का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उसको काट देते हैं। तो जब काट देंगे, या चंदन है, महत्वपूर्ण है, काट देंगे तो उनकी प्रजाति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यह इस कारण से भी क्या हो रहा है, भारत में जैव विविधता कम होती जाएगी। फिर पर्यावरणीय प्रदूषण, और पर्यावरण में प्रदूषण फैलने के कारण भी जैव विविधता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। चौथा है वनों में आग लगना। आप टीवी में, समाचार में बराबर सुनते रहते हैं कि कहीं न कहीं जंगलों में दबाना लग जाता है, आग लग जाती है और जलने लगते हैं। तो उसमें जलते हैं तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिसके कारण भी जैव विविधता में क्या होती है, कमी होती है।
फिर अगला है उपभोग की असमानता। अब उपभोग की असमानता क्या है कि हम किसी वस्तु का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और उसकी पैदावार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ज्यादा करेंगे और पैदावार क्या होगी, कम होगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समूल खत्म हो जाएगा ना। तो ये हम सावधानी नहीं बरतते हैं। जैसे काला हिरण है ना। अब काले हिरण हमारे गिनती के माने कम मात्रा में हमारे देश में, और उनका अगर हम शिकार करने लगे तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगे ना। तो यही असमानता है। फिर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, और सारी चीजों का जड़ क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है तो उसके लिए हम जंगलों को काट दे रहे हैं, आवास के लिए जंगलों को काट दे रहे हैं, या हम पहले से आवास बना लिए हैं तो लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए जंगलों को काट दे रहे हैं, या शिकार के लिए पशु पक्षियों को मार दे रहे हैं। इसलिए भी क्या हो रही है, भारत में जैव विविधता कम हो रही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब जैसे हम ये काटते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, या हमारे देश में जैव विविधता कम हो रही है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, अब इनका संरक्षण करना आवश्यक है। यानी हम इनका संरक्षण करेंगे। अब कैसे हम वन जीवों का संरक्षण करें, कौन से उपाय किए जाए संरक्षण करने के लिए वन जीवों के लिए। तो सबसे पहले संरक्षण के लिए 1960 से 70 के बीच प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा यह सोचा जाने लगा कि अगर यही गति रही तो आने वाले समय में हमारे जो दुर्लभ वन जीव हैं, वनस्पतियां हैं, लुप्त हो जाएंगी। इसलिए 1960 से लेकर के 70 के बीच में आम जनता, विद्वानों के द्वारा और सरकार में के प्रतिनिधियों के द्वारा यह चर्चा होने लगा कि हमें एक कानून बनाना चाहिए। जो मनमानी करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, हम जब चाहे जाकर के जंगलों से लकड़ियां काट लाते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके पहले कोई कानून नहीं था भारत में। तो सबसे पहले यही मांग की गई कि 1960 से 1970 के बीच कि हमें वन जीवों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाना चाहिए। जब सारे लोगों ने विचार किया कि नहीं, यह हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए, वन हमारा या वन जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इनकी सुरक्षा करने के लिए कानून बनना चाहिए। तो 1972 में एक कानून बनाया गया, और वह कानून बना करके जो भी दुर्लभ जातियां हैं, चाहे काला हिरण हो या शेर हो या मगरमच्छ है या खारे जल के मगरमच्छ हैं, हाथी हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां हैं, इनको संरक्षित किया गया। यानी यह आदेश जारी किया गया 1972 में कि आप इन जंगलों से लकड़ी काट नहीं सकते, इन जंगलों से जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। अब कौन कौन से जानवर हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत से जानवर इस अधिनियम के द्वारा, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर, इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। उसी प्रकार से वनस्पतियों पर भी रोक लगा दिया गया। अगला कि अब संकटग्रस्त जो है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी संकटग्रस्त जातियां हैं, कौन सुमेध जातियां हैं, कौन लुप्त जातियां हैं, पढ़े ना इसी में। तो जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव के लिए हम कौन सा कार्य करें, कैसे उनका विकास हो, इस पर विचार किया गया। उसके बाद शिकार जो करते हैं, किसी भी शिकारी तो किसी भी, चाहे दुर्लभ हो या आसानी से प्राप्त होने वाला जानवर है,
वो तो शिकार करेगा, उसको तो मांस खाने से मतलब है या चमड़े का प्रयोग लाने से मतलब है। वो नहीं जानता है कि यह प्राणी अपनी जाति का बचा हुआ है, वो तो शिकार कर देगा। तो इस पर गवर्नमेंट ने विचार किया और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप भी उसी अधिनियम के तहत हम किसी भी, अगर जंगली सुअर भी है आपकी फसल को नुकसान कर रहा है, या जंगली कोई जानवर भी है आपकी फसल को नुकसान कर रहा है, तो आप उसे मार नहीं सकते हैं। यह उसी समय कानून है, रोक लगा हुआ है। अगर मार दिए तो जेल में जाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि वन विभाग को सूचित करेंगे, वन विभाग आएगा, उसको पकड़ करके लेकर चला जाएगा। ऐसा ही नहीं, अगर आपको केस, आप सर्प देखते हैं ना, खतरनाक जीव है, हम उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन वन जीव की रक्षा करनी चाहिए। आपको यह भी संविधान में है, यह भी नियम बना हुआ कि हम उसका शिकार नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते हैं, वह दंडनीय अपराध है। आप वन विभाग को सूचना दिए, वो आकर के पकड़ के ले जाएगा। लेकिन आपात स्थिति में अब हम सूचना देने लायक नहीं है, तो हमारे एक मजबूरी हो जाती है, लेकिन यह भी दंडनीय अपराध है इसी अधिनियम के द्वारा। फिर 1980 और 1986 में छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसका महत्व नहीं समझते हैं, क्या करते हैं, फूलों पर तितलियां रहती हैं तो दौड़कर उसको पकड़ लेते हैं, और ज्यादा तेज पकड़ेंगे तो या तो पंख टूट जाएगा या मर जाएगी वो। तो अब क्या पता वही तितली एक अपनी प्रजाति की बची हो, हमने तो मार दिया उसे, मर गई, हमने अपने शौक में खेलने में मार दिया। तो यहां तक कि तितलियों पर, पतंगों, भृंगों को भी संरक्षित कर दिया, यानी इसको पकड़ना, इनको मारना, यह भी क्या है, दंडनीय अपराध है, इसको हम मार नहीं सकते। तो इस प्रकार से जब गवर्नमेंट ने नियम बनाया, संरक्षित किया, कानून बनाया कि अगर कोई लकड़ी काटेगा, कोई जानवर का शिकार करेगा तो वह दंडनीय अपराध है, वह दंड देना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। तो ये तब जाकर के लोग रुके। आज भी करते हैं, चोरी से करते हैं तो दंड भी पाते हैं। तो इस तरह से वन्य जीव का संरक्षण शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1972 से। 1972 में पहला कानून बनाया गया, और जब यह कानून बना तो वन का संरक्षण, वन जीवों का संरक्षण शुरू हुआ। जब 1972 में अधिनियम लगाया गया संरक्षण करने के लिए, तो उस अधिनियम के अनुसार वनों के संरक्षण करने के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए एक विभाग का गठन हुआ, जिसे हम वन विभाग कहते हैं। और वन विभाग ने जितने भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनकी सुरक्षा करना आवश्यक था, जिसमें लुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां रह निवास करती थी, उन वनों को सरकार के अपने अंदर ले लिया, वन विभाग ने अपने अंदर ले लिया, और उसी के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, और तीसरा जो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब ये आरक्षित वन किसे कहते हैं या रक्षित वन किसे है, थोड़ा थोड़ा अंतर है आरक्षित और रक्षित में। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसा अस्थायी वन है जिनकी सुरक्षा
क्यों किया जाता है कि उसमें दुर्लभ जातियों के वन जीव हैं, दुर्लभ जातियों के लिए लकड़ियां और उन्हीं के बचाव के लिए इन्हें आरक्षित और रक्षित किया गया है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। वह वन है जो निजी स्वामित्व में, बंजर भूमि में है या सरकारी भूमि में है, लेकिन उस पर रोक नहीं, उस पर क्या है, रोक नहीं, सरकार के द्वारा रोक नहीं लगाया गया है, तो उसी क्षेत्र को कहते हैं अवर्गीकृत वन। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर ले, नोट कर ले। क आरक्षित वन। आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। दूसरा रक्षित वन। देश के कुल वन क्षेत्र के तिहाई हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत आता है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। जल्दी लिखिए आगे। तीसरा हेडिंग अवर्गीकृत वन। वे वन जो बंजर भूमि, निजी स्वामित्व और समुदाय के अंतर्गत आते हैं, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन